एलोपैथ एक बहुत बड़ा जो है वो मार्केट को हिट कर रहा है ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, और उसका एक अपना एक उसने बनाया, जबकि टसल रही है आयुर्वेदा और एलोपैथ में। जहाँ पे रोगी को आवश्यकता है एलोपैथ औषधि की या आयुर्वेद औषधि की, उसकी अवस्था के अनुसार चिकित्सा होती है। उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अंदर सारे इस चीज़ के बारे में बताया गया है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहार विहार के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। इसको अवेयरनेस शब्द यूज़ करेंगे कि अवेयरनेस हम जो जनरल पब्लिक में देते हैं और जो बताया जाता है, चाहे औषधियों के बारे में और क्या क्या पथ्य रहे, जो डाइट है, लाइफस्टाइल रहे, मेडिसिन्स के साथ में किन किन चीज़ों का परहेज़ करें ताकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा जाए। तो क्या आयुर्वेद अपने आप में इतना रिच या इस तरह से है कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन दी जाए? कि जो चिकित्सा करते हैं हम रोगी की अवस्था अनुसार करते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार करते हैं। आयुर्वेद में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जो रोग है कि ये असाध्य है, कृतसाध्य है, कौन सी अवस्था है उसी के अनुसार, और जैसे कि रोगी की अवस्था के अनुसार चिकित्सा रहती है। बॉडी में आपको लगता है कि कुदरत ने एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन हिल जाती है तो डाटा हिल जाता है, उसी तरीके से उस कॉन्सेप्ट पे अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बॉडी की ठीक कर दी जाए तो शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। आयुर्वेद इस चीज़ को मानता है, एलोपैथ तो नहीं मानता। आज के लाइफस्टाइल में आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतना इंटरेक्शन करते हैं, कई बार कहते हैं कि स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, ऐसी बातें करें, तो आप उसके लिए हम देखते हैं कि मौन धारण कर लीजिए। मौनी अमावस्या आती है, आपने देखा है ये ऐसे जो हमारे शास्त्र में बताया गया मौनी अमावस्या है, तो मौन धारण कर लिया। तो एक दिन अगर आप मौन धारण करते हैं तो पूरा आप देखते हैं कि अपना एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, अपना माइंड को भी रिलैक्स कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि रीसेट जितने भी चैनल्स हैं। गट हेल्थ, कॉर्टिसोल टेस्टिंग, और इसका जो, क्योंकि गट हेल्थ को आपका सेकंड ब्रेन माना जाता है, तो क्या ये कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं आयुर्वेद से? दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्नम, ये त्रिविध परीक्षा के अनुसार ये डायग्नोस का तरीका है। ये डायग्नोस के तरीके के बाद में ऑफ कोर्स आज के टाइम में हम जो जिस समय में हैं, जो कि हम साइंस का इस्तेमाल करें, जो कि हम चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये जो टेस्टिंग है बेसिकली इट्स हेल्प फॉर द डायग्नोसिंग ऑफ द डिजीज़। जो आयुर्वेद मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल मेडिसिन है। आयुर्वेद एक जीने की पद्धति है, लाइफस्टाइल, हमें जीना कैसे, अपना जीवन यापन कैसे करना है। अच्छे जो सूत्र हैं अपने जीवन में उतार करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। निरोगी काया है जो सर्वप्रथम जो सुख है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम सुख हैं तो जीवन के सारे सुख अपने आप ही आएंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਮਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕੋ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਬਰ ਔਰ ਪਤੰਜਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो ये जिस तरह से कॉन्सेप्ट आपका इमामी, पहले तो वो एक एडवर्टीज़मेंट चला करती थी ना इमामी की, कि वो गोरा बना दे, वो वाइट सा ऐसा, एक छोटी सी हमारी नानी दादियाँ या मम्मी लोग यूज़ किया करते थे, इतना एक इमामी की वो होती थी शीशी, और उसमें पैकिंग होती थी,
और उसमें वो क्रीम होती थी, फेयरनेस क्रीम होती थी, कोल्ड क्रीम होती थी। पर अब इमामी ग्रुप जो है वो बेसिकली दवाइयों में आ रहा है, जो आप वही कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। और दवाइयों में भी जो लेके आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, खास करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एलोपैथ एक बहुत बड़ा जो है वो मार्केट को हिट कर रहा है ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, और उसका एक अपना एक उसने बनाया, जबकि टसल रही है आयुर्वेदा और एलोपैथ में। पर आप लोगों के लिए मार्केटिंग या जो मेडिको एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहता है सारा कुछ? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी मेडिसिन हो, सर्वप्रथम कि जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको अपने रोग से निवारण होना है। तो कभी भी मतलब इस तरह का कहने की टशक है कि एलोपैथ में आयुर्वेद में लेके, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ पे रोगी को आवश्यकता है एलोपैथ औषधि की या आयुर्वेद औषधि की, उसकी अवस्था के अनुसार चिकित्सा होती है। जी। तो इसमें ऑफ कोर्स कि जो हमारी मेडिसिन्स हैं, जहाँ पे आयुर्वेद मेडिसिन्स का रोल है, जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन्स का रोल है, तो दीज आर बीन कैटेगराइज, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अवस्था अनुसार। तो इसमें चैलेंज नहीं कहेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, कि लोगों को अवेयर करना है कि आज के टाइम में जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दीज आर रिलेटेड विद द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो चाहे इसमें एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक, चाहे कोई सी भी पैथी हो, तो मेन उद्देश्य रहता है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के लिए उनको उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, जो सारी चीज़ें आयुर्वेद जो एक उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अंदर सारे इस चीज़ के बारे में बताया गया है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहार विहार के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो जो भी मार्केटिंग आप जो बता रहे हैं या अवेयरनेस, हम इसको अवेयरनेस शब्द यूज़ करेंगे कि अवेयरनेस हम जो जनरल पब्लिक में देते हैं और जो बताया जाता है, चाहे औषधियों के बारे में और क्या क्या पथ्य रहे, जो डाइट है, लाइफस्टाइल रहे, मेडिसिन्स के साथ में किन किन चीज़ों का परहेज़ करें ताकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा जाए। तो मेरे को लगता है कि वो जन कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक। इसमें जो काफ़ी सारी जो अभी खास करके ध्यान दिया जाना चाहिए वो है कि किस में कितनी मात्रा पड़ेगी कोई भी दवाई की है, डोज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। एलोपैथ की हम बात करें तो एक फॉर्मुलेशन है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको फला फला डिजीज़ है, आपको ये एंटीबायोटिक दी जाएंगी, इसके साथ क्रोसिन डोलो कुछ दिया जाएगा, उसके साथ फला फला आपको अगर थोड़ा हेडेक भी है कोई पेन किलर भी दी जा सकती है, या फिर आपको और तरह की कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। पर अब इन दिनों में ये भी देखने को मिला है कि जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स हैं वो एमालगमेशन से, कॉम्बिनेशन से काम कर रहे हैं। वो कुछ हद तक जो है वो दूसरी दवाइयाँ भी दे रहे हैं, एलोपैथ भी उसके कॉम्बिनेशन में भी जा रहे हैं। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या आयुर्वेद अपने आप में इतना रिच या इस तरह से है कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन दी जाए, और कितना ज़रूरी हो जाता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसका जो डोज है, खास करके प्रोपोर्शन। जैसे एक त्रिफला की बात करें हम, आमतौर पे त्रिफला में जैसे कहें कि फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ बहेड़ा, 100 ग्राम्स ऑफ आंवला, 100 ग्राम्स ऑफ उसमें जो है आंवला और हित की होती है, और वो तीनों तीनों चीज़ें जो हैं वो आप डालते हैं। पर कहीं भी वो प्रोपोर्शन अलग कर देते हैं, कहते हैं कि ये आंवला बहेड़ा और इसका जो प्रोपोर्शन हितकी का है वो अलग अलग होना चाहिए। कोई 200 ग्राम हो सकती है, 1:1:1 नहीं, 1:1:2 भी हो सकती है। तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है? इसमें जैसे कि बता रहे हैं कि डोसेज एंड द क्वालिटी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयुर्वेद में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अलग अलग रेफरेंस के माध्यम से लिखा गया है और बताया गया है कि जो चिकित्सा करते हैं हम रोगी की अवस्था अनुसार करते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार करते हैं कि हाँ, वात पित्त कफ है, या उसका देश काल आयु बल के अनुसार हम उसकी चिकित्सा करते हैं। और डोसेज इज़ इम्पॉर्टेंट, कि डोसेज हम उस अवस्था देख करके, उसकी रोग की गंभीरता के देख के अनुसार ही हम वो निर्णय लेते हैं चिकित्सक लोग।
लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके पथ्य पथ्य का भी इम्पोर्टेंस है, कि जो हमें पेशेंट को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब प्रोपोर्शन जैसे हम बता रहे हैं, जैसे त्रिफला का ही आपने एग्जांपल दिया कि 1:1 में है या 1:2 में है। दीज आर द डिफरेंट रेफरेंसेस जो बुक के अंदर जो फॉर्मुलेशन, यस, जितने भी दे आर डिफरेंट क्लासिकल फॉर्मुलेशन, जैसे आरसा वरिष्ठ हैं, गोटीवटी हैं, रस रसायन है, ये रस औषधिज हैं। तो ये रस औषधिज के बारे में, गोटीवटी के बारे में सारा जो शास्त्र के हैं, रस तरंगणीय, भैषज रत्नावली हैं, दीज आर द डिफरेंट बुक्स जो रेफरेंसेस हैं, या एपीआई की जो गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसके निर्धारित उसके मापदंडों के अनुसार ही औषधि का निर्माण होता है। क्वालिटी ने के बारे में जो भी गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट बॉडी हैं, जितने भी उन्होंने बताए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, तो जो भी टेस्ट पैरामीटर्स हैं, लगभग 300 से 500 टेस्ट पैरामीटर्स होने चाहिए अलग अलग औषधियों के, चाहे चूर्ण बन रहे हैं उसको लेकर के हो, चाहे आरसा वरिष्ठ को लेकर के हो, गोटीवटी को लेकर के हो, चाहे रस औषधि को लेकर। ये देखा गया है कि कहा जाता है कि औषधियाँ, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरह की औषधियाँ और प्रोपोर्शन कुछ कम ज़्यादा उसमें हो जाता है। गुणवत्ता की बात की जाए, आंवला सच में आंवला है या नहीं है, आंवला की भी गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है। एक छोटा आंवला आता है, एक जो है वो बड़ा मुरब्बा वाला आंवला आता है, उसमें एलिमेंट्स, उसकी गुणवत्ता भी जो है वो अलग है। उससे फिर उसकी प्रोपोर्शन, उसको कितना सुखा के किस स्तर पे, किस टेम्परेचर पे उसको बनाया जाना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उसमें भी है फिर फंगस लगी है कि नहीं, क्योंकि आंवला जैसी चीज़ें आप अचार भी डालते हो तो उसमें फंजाई आ जाता है कई बार। तो उसको किस तरीके से, मतलब इन चीज़ों की गुणवत्ता, क्वालिटी कंट्रोल और उस पर टेम्परेचर की जो मायने हैं, पैमाने हैं, कि इनको वाकई ही कंपनियां या आयुर्वेदा में डिफरेंट तरीके का कोई क्राइटेरिया बना हुआ है क्या? यस, ये गाइडलाइंस हैं कंपनी को, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ के हैं, तो इसके लिए सारी प्रॉपर हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट पैरामीटर में थे, जैसे जो भी भस्म निर्माण होती हैं, तो उसके बारे में वारी तरत हो गया, निश्चंद्रिका हो गया, निर्धूमत हो गया। इसके अंदर हम कहते हैं कि ये जो क्लासिकल पैरामीटर है, ऑफ कोर्स इसके साथ में जो मॉडर्न पैरामीटर्स हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये नैनो पार्टिकल साइज़ के बारे में बताता है। HPTLC मशीन्स हो गए। तो दीज आर द एज़ पर द क्लासिकल टेस्ट पैरामीटर्स और जो मॉडर्न टेस्ट पैरामीटर्स हैं, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर रिसर्च बेस रहता है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। जितने भी लीडिंग कंपनीज़ हैं हमारे देश के अंदर, वो इनका पालन करती हैं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसी के अनुसार ये निर्माण किया जाता है। आपका बेसिकली जो इमामिया ग्रुप चीज़ें लेके आ रहा है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं? आप मेडिको एक्सपर्ट हैं, ट्रेनिंग पार्ट भी आपके पास है। आप अपनी कंपनी के झरोखे से आयुर्वेदा के खुले मैदान में किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? दूसरी कंपनीज के पास कोई क्यों ना जाए, आपके पास कोई क्यों आए, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कोई क्यों यूज़ करे? क्या फ़र्क देंगे आप उसमें? किस तरह की चीज़ें हैं जो इसमें होने वाली हैं, या आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी क्या है, विजन क्या है, प्लानिंग क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आयुर्वेद का जो है कि सबसे प्रथम है कि निरोगी काया जो बताते हैं, और सर्वे सुखिनो भवन्तु जो कि आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, तो हम लोगों का भी विजन एक ही है, मेकिंग पीपल हेल्दी एंड वेल्दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है कि हमें लोगों के हित के बारे में बात करें, हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो इसमें यदि हम प्रॉपरली रिसर्च बेस, क्लिनिकल ट्रायल बेस और अच्छी क्वालिटी की औषधियाँ जो लोगों के रोग निवारण के अंदर, और अवेयरनेस, इट इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस। ट्रेनिंग या जो हम मार्केटिंग की बात करते हैं, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है हम जनरल पब्लिक को जितना अवेयर करेंगे, जितना सबसे ज़्यादा बताएंगे कि इन औषधियों का कैसे रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पथ्य पथ्य इसमें रखना चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि हम बेस्ट मेडिसिन्स दें और लोगों को अवेयर भी करें, और जो भी एविडेंस बेस है मेडिसिन्स, क्लिनिकल ट्रायल बेस हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है और ये टेस्टेड बात है कि कहा जाता है कि फेथ, विश्वास, जब आप किसी भी चीज़ पे कर लेते हैं, इंसान पे, चीज़ पे,
किसी सिचुएशन पे, तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपने क्वेश्चन किया किसी चीज़ को, तो इसका मतलब है कि आपने विश्वास ही नहीं किया था। अगर मैं किसी भी दवाई को चीज़ या फेथ जो है, फेथ क्वेश्चनेबल नहीं होता है, फेथ कर लिया जाता है, इट्स ऑलवेज ब्लाइंड। फेथ विश्वास अंधा होता है। भगवान पे लोग विश्वास करते हैं तो क्वेश्चन नहीं करते ना। इसी तरह से जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद कॉन्सेप्ट खास करके हमारे देश में लोग बहुत अपनाते हैं, बहुत यूज़ भी कर रहे हैं, पर उसके रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है वो उस लेवल पे क्या आ पाती है, कितना लॉन्ग स्ट्रेच होता है, कितना टाइम है, जो स्पैन कितना जाता है उसका। क्योंकि अब बुखार हुआ है मुझे, अभी मेरा गला ख़राब है इन दिनों, मैंने कोई भी दवाई नहीं ली, ले नहीं रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपनी बॉडी के साथ लड़ने की, कि मेरी बॉडी लड़के अपने आप को ठीक करे। और ये चीज़ आयुर्वेदिक में ये पद्धति है। अगर मैं किसी अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो मुझे 2 सिरप्स बहुत सारी फॉर्मुलेशन देगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी शायद। विश्वास जो कि अंधा है और जिसको करके चले, उसके स्ट्रेच में किसी भी बीमारी को कितना स्पैन, क्या एश्योरेंस देंगे आप पेशेंट्स को? इसमें जैसे कि आयुर्वेद में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जो रोग है कि ये असाध्य है, कृतसाध्य है, कौन सी अवस्था है उसी के अनुसार, और जैसे कि रोगी की अवस्था के अनुसार चिकित्सा रहती है। इसका बहुत क्लियरली वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ज्वर है तो ज्वर के बारे में बताया गया है कि उपवास रखिएगा और उष्ण जल का सेवन कर रहे हैं। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने बताया कि गले का है तो ज्वर का भी, फीवर को भी कम। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेंस, जैसे आप ट्रस्ट का बता रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे शरीर का अपने स्वयं के ऊपर विश्वास है, हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो वहाँ से भी हम एक ट्रस्ट लेकर के ही एक प्रिस्क्राइब के बाद ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट है। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति में जागरूकता रहेगी तो स्वयं उसी अनुसार वो देख सकता है कि अभी अवस्था क्या है और उसी के अनुसार मेरे को क्या निर्णय लेना है। तो पेशेंट उसी अनुसार, अवस्था के अनुसार, कि जैसे आप बता रहे हैं कि उष्ण जल का सेवन कर रहे हैं और गले के लिए या बुखार को कम करने के लिए, तो इस प्रकार की चिकित्सा भी आप स्वयं कर रहे हैं। और जैसे आपको लगता है कि अगर ज़्यादा दिक्कत है कि अगर आपको एंटीबायोटिक लेना है तो उस दिशा में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको मैं मुलेठी की काढ़े से अपने गले को ठीक रख सकते हैं, या लगता है कि इसके अंदर जैसे आयुर्वेद में खदीर आदि गुटी का है, गले के लिए लवंग आदि वटी है, इस तरीके का प्रयोग करेंगे। क्वाथ भी हैं, तो उसका प्रयोग करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, कि वो एक्सेप्टेंस क्या करना चाहता है। सर थोड़ा सा हम अपना जंगलों की तरफ चलते हैं। जंगलों में रहने वाले जो भी पशु पक्षी हैं वहाँ के, उनके पास डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं। जो हम पालतू पशु रखते हैं घरों में, डोमेस्टिक एनिमल्स, वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और अस्पताल बने हैं पशुओं के स्पेशल। और हमारे यहाँ पे जो जंगलों में, ना तो कोई वहाँ हुआ मरीज़ जो भी होगा, शेर, चीता या कोई भी वहाँ रहने वाला, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता है। और जहाँ तक अगर बात करें, वो भी चल के नहीं आते हैं। बॉडी में आपको लगता है कि कुदरत ने एक ऐसा मैकेनिज़्म दिया है कि अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन हिल जाती है तो डाटा हिल जाता है, उसी तरीके से उस कॉन्सेप्ट पे अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बॉडी की ठीक कर दी जाए तो शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। आयुर्वेद इस चीज़ को मानता है, एलोपैथ तो नहीं मानता, काफ़ी हद तक नहीं मानता है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि उपवास रखा जाता है, आपने देखा है कि जैसे एकादशी का है तो हम पूरे सिस्टम को जैसे एक रिलैक्स कर रहे हैं, पूरा डाइजेस्ट सिस्टम को रिलैक्स कर दिया। तो उसी प्रकार से जो सेल्फ हीलिंग का जो मैकेनिज़्म है जो बता रहे हैं, तो कई बार ही रहता है, जैसे उदाहरण के तौर पे इफ़ यू आर, आज के लाइफस्टाइल में आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतना इंटरेक्शन करते हैं, कई बार कहते हैं कि स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, ऐसी बातें कर, तो अब उसके लिए हम देखते हैं कि मौन धारण कर लीजिए। मौनी अमावस आती है, बेस्ट है, बेस्ट। आपने देखा है ये ऐसे जो हमारे शास्त्र में बताया गया मौनी अमावस्या है,
तो मौन धारण कर लिया। तो एक दिन अगर आप मौन धारण करते हैं तो पूरा आप देखते हैं कि अपना एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, अपना माइंड को भी रिलैक्स कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि रीसेट जितने भी चैनल्स हैं, चाहे एकादशी की बात करें तो उसको चैनलाइज करें। तो ये ऐसे जो चीज़ें हमारे शास्त्रों का, ये केवल ये डेज ऐसे ही नहीं बताए गए, दे आर लॉजिक्स, दे आर साइंटिफिक। तो इनका इम्पोर्टेंस ये है और इनको हमें समझना चाहिए और इसको आचरण में उतारना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हमें पता है कि मौनी अमावस्या है, तो वो वहाँ तक नहीं रहना चाहिए। बहुत सोहनी गल कही है डॉक्टर साहब ने। मैं अपने पंजाबी ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਮੈਂਟ ਇਹ ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਟ੍ਰਿਗਰਸ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੈਕਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੋ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪद्धति ਨੈਚੁਰਲਪੈਥ ਔਰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੀਪੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। पर ये नाल ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ये नाल जुड़े हो, गल करते हैं। डॉक्टर साहब इसमें अगला सवाल इससे रिलेटेड है, शायद अगर मैं ठीक दिशा में बात कर रही हूँ आपसे, तो ठीक दिशा में बात कर रही हूँ मैं आपसे, आई गेस। इसमें कॉर्टिसोल आजकल बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, गट हेल्थ बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, और आम तौर पे ये चीज़ें हैं जो लोगों के मुंह पे रटी हुई हैं आजकल। अपनी गट हेल्थ ठीक कर लो, अपना कॉर्टिसोल ठीक कर लो। कॉर्टिसोल लेवल के लिए आप अपने टेस्ट करवाओ, अपने ब्लड टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट्स लेके आओ कि कॉर्टिसोल कहाँ लाई कर रहा है आपका, उसको उस तरह से एड्रेस करो। तो क्या आयुर्वेद में भी गट हेल्थ, कॉर्टिसोल टेस्टिंग और इसका जो, क्योंकि गट हेल्थ को आपका सेकंड ब्रेन माना जाता है, तो क्या ये कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं आयुर्वेद से? इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आचार्यों के टाइम में त्रिविध परीक्षा थी, तो उन्होंने आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया त्रिविध परीक्षा, दर्शनम परीक्षा बाय सीइंग द पेशेंट, दर्शनम परीक्षा, स्पर्शनम परीक्षा बाय सीइंग द नाड़ी ऑफ दैट पेशेंट, एंड द प्रश्नम, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नम। ये त्रिविध परीक्षा के अनुसार ये डायग्नोस का तरीका था। ये डायग्नोस के तरीके के बाद में ऑफ कोर्स आज के टाइम में हम जो जिस समय में हैं, जो कि हम साइंस का इस्तेमाल करें, जो कि हम चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये जो टेस्टिंग है बेसिकली इट्स हेल्प फॉर द डायग्नोसिंग ऑफ द डिजीज़। मान लीजिए कि LFT है, KFT है, ये जो सारी चीज़ें कराते हैं तो ये आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वो बहुत आवश्यक है। किस लेवल पे और किस अवस्था में करना है, SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है या लिपिड प्रोफाइल्स बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं औषधि की ज़रूरत हो, हमें लाइफस्टाइल से भी ठीक कर सकते हैं, अपने खान पान से ठीक कर सकते हैं, और औषधि का भी ज़रूरत है, खान पान से ठीक करते हैं, खान पान को छोड़ के ठीक कर सकते हैं। यस, मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं, ये तो ज़्यादा खा कर के रोगी हो रहे हैं या गलत खा कर के रोगी हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में यह है कि पहले कुपोषण के शिकार थे तो रोगी होते थे, लेकिन आज के टाइम में मेरे को लगता है कि ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं कहेंगे, ओवर डाइटिंग, जंक या ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। पहले की इस अवस्था से अगर हम देखें तो आजकल आप मंडी में जाएं, किसी मार्केट में जाएं, उतने तरीके से पहले सब्जियां उतने प्रपोर्शन में नहीं होती थी। लोग मंडी से खाली हाथ वापस आ जाते थे, आलू गोभी कुछ भी है, पालक ख़त्म हो गया, आज नहीं बना सकते, 2 दिन के बाद बनाएंगे। अब आप जाइए, कोई भी लोग है ढेर उठा के ला रहे हैं, उसमें उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सरप्लस में बहुत है। तो ये भी दोष जो है वो पनपते हैं इससे, मुझे लगता है कि बॉडी में दोष पनप रहे हैं इससे, उसको छोड़ना, मिस करना भी ज़रूरी है शायद। इससे पेशेंस भी आती है।
आज के लोगों में शायद पेशेंस, वही पेशेंस से कनेक्ट होगा स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, फिर बीपी, फिर शुगर, फिर ये हेल्थ, फिर वो हेल्थ, कैल्शियम डाउन, किसी का ऊपर, वो सारा कनेक्ट कर जाता है। एम आई राइट? इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि आहार ही औषधि है। आहार ही औषधि है, क्योंकि इसके अंदर जो चिकित्सा के बारे में बताया गया है आयुर्वेद में, केवल आयुर्वेद मेडिसिन नहीं है। मैं आपको बताना, जी, आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँ, आयुर्वेद मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल मेडिसिन है। आयुर्वेद एक जीने की पद्धति है, लाइफस्टाइल। हमें जीना कैसे है, अपना जीवन यापन कैसे करना है, वे ऑफ लाइफ है। तो इसके बारे में बहुत भरपूर जानकारी है, और हर एक के लिए एक फार्मूला फिट नहीं हो सकता। बिल्कुल। हर एक के लिए एक फार्मूला ठीक नहीं हो। जैसे बताऊं कि मुलेठी के काढ़े से आप का अगर गले में आराम आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी आएगा। उसको पक भी सकते हैं, तो गरम पक सकते हैं। उसके अंदर हम यही बता रहा हूँ कि प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार देना, उसकी अवस्था के अनुसार हमें चीज़ों का इस्तेमाल। तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करने से बहुत से रोग जो हैं उसका निवारण हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में जो पैक फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, वो एक चिंता का विषय है। सब जितने भी इसका ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी गट हेल्थ की आप बात कर रहे थे, तो उसमें क्या रहा, जितना भी पैक फूड जाए तो वो ऑफकोर्स वो डिस्टर्ब करेगा। जितना फ्रेश फूड खाएंगे, जितना भी हम घर का, जितना कोशिश करें घर का ही, चाहे दाल सब्जी रोटी खिचड़ी दलिया जो भी है हम घर का खाएंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। पैक्ड फूड के ऊपर आज के टाइम में हम देखते हैं कि जितने जो जनरेशन है, इवन जहाँ पे अवेलेबिलिटी भी हम देखें, हर चीज़ में पैक्ड फूड आ रहा है। तो वो एक रोग का कारण जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का है, आप देखते हैं कि खड़े होके खा रहे हैं और पैक्ड फूड खा रहे हैं, बिल्कुल। तो बैठ के खाने, तो ये लाइफस्टाइल है। अब कह रहे हैं कि हरी वरी एंड करी, दिस थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। यस, ये स्पॉइलर भी हो सकते यस, हैं और ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। यस। जी। ओवरऑल जो है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आयुर्वेदा के नज़रिए से? आयुर्वेदा के नज़रिए से मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आयुर्वेदा इज़ नॉट ओनली द मेडिसिन पार्ट। आयुर्वेदा इज़ नॉट द मेडिसिन पार्ट। आयुर्वेद जो है जीवन जीने की कला है, और इसको अच्छे जो सूत्र हैं अपने जीवन में उतार करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। निरोगी काया है जो सर्वप्रथम जो सुख है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम सुख हैं तो जीवन के सारे सुख अपने आप ही आएंगे। जी। और इसके लिए जो भी सलाह लेनी हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर की दिशा निर्देश अनुसार ही औषधि का सेवन करें। और सेल्फ मेडिकेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे नहीं कि ऐड देखा और मेडिसिन ले लिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आयुर्वेदा में बहुत विद्वान चिकित्सक हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उन्हें के दिशा कंसल्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही औषधि का सेवन करना चाहिए, जिससे वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपकी प्रकृति के अनुसार गाइड करेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कितने समय तक औषधि लेनी है। एंड डोसेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मेरे को लगता है कि जो पेशेंट के लिए जो सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब शतायु की हम बात करते हैं, तो उसके लिए एक शतायु होने के लिए आयुर्वेद की एक अहम भूमिका है जो लंबे समय तक उनको निरोगी का ऐसा। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਡੀਕੋ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਮਾਮੀ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਮਾਮੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ टाइम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है बोरोप्लस भी इमामी की रही है, बोरोप्लस एंड ऑल दैट, बट अभी वो मेडिसिन में भी आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।